हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित IAS। गर्भित IAS पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 जनवरी की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने उनको उनके पद की शपथ दिलाई और शपथ लेने के बाद उन्होंने कुछ बातें कहीं जो हमारे काम की हो सकती हैं। तो न्यूज़ में था कि ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने पहले संबोधन में आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीयता पर जोर देने के संकेत दिए। और आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीयता दोनों ही किससे संबंधित हैं, जो हमने आपको शायद किस लेक्चर में बताया था, सीरिया वाले लेक्चर में, कि दक्षिण पंथ का उभार। तो जिन लोगों ने मेंस में ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये विषय ले रखा है, उनके लिए तो ये दक्षिण पंथ का उभार बहुत बहुत काम का है। और जनरल स्टडी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस के GS सेकेंड पेपर में। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। ट्रंप ने आगे आने वाली चुनौतियों के मुकाबले देश को तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश को संभालेंगे। हमारे मध्यम वर्ग की संपत्ति छीन ली गई और पूरी दुनिया में बांट दी गई। ये पुरानी बात हुई। अब हम सिर्फ भविष्य की तरफ देखेंगे। हम अपनी संपत्ति वापस लाएंगे, आपका गौरव लौटाएंगे। हम इसे वह देश बनाएंगे जहां अमेरिकन्स रहते हैं। हम सिर्फ 2 नियम मानेंगे, अमेरिकी खरीदो और अमेरिकियों को नियुक्त करो। तो आप देख रहे हैं कि ये उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये सब कुछ कैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी और कैसे अब इसका विरोध होकर दक्षिण पंथ जो है उसमें उभार हो रहा है। सीरिया वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था, तो उसमें आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ पहले अमेरिकियों के लिए करूँगा। आज के बाद हर स्थिति में अमेरिका पहले होगा। विदेश नीति का हर एक फैसला अमेरिकी कामगारों और परिवारों के हितों की रक्षा के लिए होगा। हमें अमेरिकी कंपनियों और नौकरियों पर कब्जा जमा रहे दूसरे देशों की लूट से अमेरिका को बचाना है। तो ये सब तो वो बातें थी जो उन्होंने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कही। फिर उन्होंने आतंकवाद के बारे में कहा। उन्होंने कहा हम कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन को ताकतवर बनाने के साथ साथ विश्व को एकजुट करेंगे। हम दुनिया से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करेंगे। आप देख रहे हैं इन्होंने शब्द प्रयोग किया, इस्लामिक आतंकवाद। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत का स्टैंड है कि वो आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ता। तो आप कभी इस तरह की लाइन नहीं लिखेंगे इस्लामिक आतंकवाद, आप जब भी लिखेंगे सिंपल आतंकवाद। और उन्होंने भी इसको भरोसा दिलाया कि उनका प्रशासन अन्य देशों पर अपना शासन थोपना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा हम साथ मिलकर अमेरिका और विश्व का भविष्य तय करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। तो 2 बातें उन्होंने मेन तौर पर कही। एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि वो कैसे अर्थव्यवस्था में अमेरिकन्स को प्रायोरिटीज़ देंगे, तो ये एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था अपनाने जैसा होगा। और दूसरा आतंकवाद के संदर्भ में। बाकी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी और दोनों ने ही एक सेम लाइन रिपीट की, तो वो हम आपको बता देते हैं। दोनों ने ही कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध साझा मूल्यों और हितों पर आधारित हैं। तो आप भी अपने पेपर में ऐसे ही लिख देंगे कि जो हमारी रणनीतिक भागीदारी है वो साझा मूल्यों और साझा हितों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ जल्लीकट्टू से संबंधित थी। इसमें हम अभी तक आपको क्या क्या बता चुके हैं उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 2009 में तमिलनाडु की सरकार जल्लीकट्टू के समर्थन में एक एक्ट लाई थी, जिसके विरोध में जो विरोधी संगठन थे वो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को भारतीय संविधान की धारा 254(1) के तहत अवैध माना था तथा इसको अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। और इस केंद्र सरकार की अधिसूचना को फिर ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, यानी कि इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं, अध्यादेश ला के जो टेक्निकल फॉल्ट थे उसमें कि ये जो तमिलनाडु का एक्ट था और जो केंद्र सरकार का एक्ट था एनिमल क्रुएल्टी को लेकर, उसके बीच में जो दोनों में मतभेद थे उसको दूर करने के लिए लोग अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले केंद्र से कहा गया, केंद्र ने अध्यादेश लाने से भी मना कर दिया चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो तमिलनाडु की सरकार खुद अध्यादेश ला रही थी और उसने मंजूरी के लिए उसको केंद्र को भेजा था। तो न्यूज़ ये है कि केंद्र ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। न्यूज़ में था कि गृह कानून और पर्यावरण मंत्रालयों ने राज्य के अध्यादेश के मसौदे की जाँच की और संशोधनों को मंजूरी दे दी। अब इस मंजूरी के बाद में ये मंजूरी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जाएगी। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तब फिर तमिलनाडु की कैबिनेट की बैठक होगी और वो अपनी बैठक में अध्यादेश को मंजूरी देंगे और राज्यपाल से सिफारिश करेंगे कि वो अध्यादेश को जारी करें। बाकी जल्लीकट्टू के बारे में एक आध कुछ नई बात थी वो आप देख लें। ये तो बता ही चुके हैं कि तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति का पर्व है उसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है और
इस मौके पर जल्लीकट्टू के अलावा बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, ये सब बता चुके हैं पहले ही। एक ये था कि एक्सपर्ट मानते हैं कि जल्लीकट्टू जो शब्द है वो तमिल शब्द सल्ली और कट्टू से मिलकर बना है, जिनका मतलब सोना चांदी के सिक्के होता है जो सांड के सींग पर टंगे होते हैं। बाद में सल्ली की जगह जल्ली शब्द ने ले ली, तो हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा कुछ पूछा जाए, तो इसको आप ध्यान रख लेना। एक न्यूज़ भारतीय सैनिक सिपाही चंदू चौहान से संबंधित थी। न्यूज़ ये थी कि भारतीय सैनिक सिपाही चंदू चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 21 जनवरी को उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया और यहाँ आने के बाद उनकी चिकित्सा की जांच की गई। हुआ क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में चंदू चौहान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे और वहाँ पे इनको कैद कर लिया गया था और तभी से उनको रिहा कराने की कोशिशें जारी थी। पाकिस्तानी थल सेना ने इस बात से इनकार कर दिया था कि भारत का कोई सैनिक पकड़ा गया है, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार ने ये माना कि एक सैनिक है और फिर उसको रिहा भी कर दिया। जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं सुभाष भामरे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव भरे रिश्तों के मद्देनज़र पाकिस्तान सरकार का यह कबूलनामा अहम है कि चौहान उनके कब्जे में है। मतलब उनको चौहान को छोड़ने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अचानक से ऐसे उदारवादी रुख क्यों अपना रहा है। तो उसका कारण यह है कि जैसे भारत सरकार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सभी मंचों पर घेर रही है और किस तरह से पाकिस्तान की छवि को जो ख़राब किया जा रहा है, या हम ये कहें कि जो पाकिस्तान की असली छवि है उसको सामने लाया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए, अपनी छवि को कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह का कदम उठाया है। बाकी ये हमारे कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बस एक न्यूज़ के रूप में हम इसको देख लेते हैं। एक आदर्श आचार संहिता, इस पर हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं और इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की उम्मीद भी है, तो जैसे ही कुछ नया होता है हम आपको बता देते हैं। अभी आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग ने 3 फैसले लिए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने गोवा की एक चुनाव सभा में कहा था कि भाजपा कांग्रेस ये दल अगर किसी को पैसा देते हैं तो उनसे पैसा ले लिया जाए, लेकिन वोट मुझे को दिया जाए। तो चुनाव आयोग ने उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और कहा कि अगर वो उल्लंघन जारी रखते हैं तो उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी की मान्यता को निलंबित किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रख लेना कि जो चुनाव आयोग है वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी पार्टी की मान्यता रद्द भी कर सकता है और उसको निलंबित भी कर सकता है। चुनाव आयोग को ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? आयोग चुनाव निशान संरक्षण एवं आवंटन आदेश, इसको भी आप ध्यान रख लेना। चुनाव निशान संरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968, इसका कोई अनुच्छेद है, उसके तहत चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर पार्टी नहीं मानेगी तो इसके जितने भी आर्टिकल हैं उनके समस्त अधिकारों का चुनाव आयोग इस्तेमाल करेगा। अब वो अधिकार क्या हैं? तो उन अधिकारों के तहत अगर कोई भी चुनावी दल आदर्श आचार संहिता आयोग जो बाकी कानूनी दिशा निर्देश जारी करता है, अगर वो उनका पालन नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग उनकी मान्यता निलंबित कर सकता है या वापस ले सकता है। किसके तहत? तो ध्यान रख लेना, चुनाव निशान संरक्षण आदेश। दूसरी न्यूज़ थी कि निर्वाचन आयोग ने रक्षा मंत्रालय को सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी। हमने आपको बताया था जब आदर्श आचार संहिता पढ़ाया था तो कि कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिनके लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेकर उनको कराया जा सकता है। तो दरअसल हुआ क्या, देहरादून में एक संयुक्त कमांडर सम्मेलन होना था। इस सम्मेलन में जो मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य है और सशस्त्र बलों से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होना था। तो बाकी दलों ने इसके लिए आपत्ति उठाई थी कि ये उत्तराखंड में चुनाव होने हैं तो वहाँ इस तरह का कोई सम्मेलन होगा तो प्रधानमंत्री जाएंगे, किसी और मीटिंग में हिस्सा लेंगे या किसी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने पहले ही चुनाव आयोग से अनुमति ले ली, लेकिन ये चुनाव आयोग की अनुमति सशर्त थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सरकारी यात्रा को किसी जनसभा से नहीं जोड़ा जाए। इसके अलावा मीडिया में ऐसी कोई जानकारी या बातचीत नहीं होगी जिससे उत्तराखंड सहित होने वाले 5 राज्यों के मतदाताओं पर कोई असर पड़े। तो ये दूसरी न्यूज़ थी। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर सकता है, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके में, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा। नंबर 3, निर्वाचन आयोग ने, नंबर 3 नीति आयोग से संबंधित थी। नीति आयोग से गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभा आयोजित नहीं करने को कहा है चुनाव आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में नागरिकों की प्राथमिकताएं उजागर करने के लिए विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलाने के वास्ते कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, जिला उपायुक्तों को पत्र लिखने से पहले
नीति आयोग को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं ली, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने उन बैठकों को नहीं करने का आदेश दिया। नेक्स्ट न्यूज़ लोक लेखा समिति से संबंधित थी। ये भी इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ में था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उनको नकली नोट दिखाया और पूछा कि ये नकली नोट तो अभी से मार्केट में आने लगे। ऐसा माना जा रहा था कि इससे नकली नोट मार्केट से हट जाएंगे। और पीएससी के सदस्यों ने नोटबंदी के अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात की, जैसे कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और ब्रेग्जिट के बारे में, कि इनके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएससी ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो जो नोटबंदी से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उसके लिए पीएससी आरबीआई गवर्नर और सरकार से पूछताछ कर रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि प्रधानमंत्री से भी पूछताछ करने को कहा था, लेकिन बाद में फिर ऐसा करने से मना कर दिया गया। तो नोटबंदी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार इस लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आ जाने देते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि नोटबंदी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए। अभी तो बस जो भी वन डेवलपमेंट हो रहा है, कोई एक बात हमको नहीं मिल रही है, उसको देखते रह रहे हैं, बाद में सबको इकट्ठा देख लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो गर्वित है इसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।